रामवृक्ष सदा एक गरीब का बेटा था, मुसहर का बेटा। कहिए सर हम गरीब हैं, हमको कोई नौकरी दे दीजिए। कहा नहीं, राजनीति करो। और उसी दिन हमको मंच पर माइक पकड़ाए और हमने जो बोलना था बोले, और उस दिन से आज तक उनके साथ हैं। 2 बार 3 बार लगातार हारे, फिर भी उन्होंने टिकट दिया हमको, और आज हम विधानसभा के सदस्य। जीना है तो पढ़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, या नहीं तो मरना सीखो, या नहीं तो मरना सीखो। और जब हम लोगों की माँ बहन कहती थी लालू बाबू हम लोगों का घर नहीं है, तो हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी बोलते थे कि अपने बच्चों को शिक्षित करो, सड़क और घर तुम्हारे दरवाजा तक खुद पहुंच जाएगा। कोई भी समाज हो, जब तक वह शिक्षित नहीं होगा तब तक वह आगे नहीं बढ़ेगा। राजनीति और लोकतंत्र ने कैसे इस देश के शोषित वंचितों को मजबूत किया है, उसकी एक वानगी देखिए। मेरे साथ रामवृक्ष सदा जी हैं, ये आरजेडी के विधायक हैं। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होने वाले हैं गवई साहब, उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान सामाजिक न्याय के लिए है, सोशल कमिटमेंट है। आप सोचिए, राजतंत्र होता तो रामवृक्ष सदा जी क्या विधानसभा में होते? जाति कुव्यवस्था, वर्ण कुव्यवस्था में सब एक दूसरे के ऊपर और नीचे है। सोचिए, जाति कुव्यवस्था में रामवृक्ष सदा जी जैसे लोग सबसे नीचे थे, और भारत के लोकतंत्र में आज विधानसभा में विधायक हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं था, बहुत तकलीफदेह है, बहुत संघर्ष है। इस देश में 90% लोग 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं, और 10% लोग 90 रोटी खा रहे हैं। रामवृक्ष सदा जी उस समाज में पैदा हुए, उस कम्युनिटी में पैदा हुए जिसके पास उस 10 रोटी में भी हिस्सेदारी नहीं थी। रामवृक्ष सदा जी की कम्युनिटी, वो उस कम्युनिटी में आए जिसके पास आज भी अपनी जमीन नहीं है, लेकिन लोकतंत्र ने इनको विधानसभा पहुंचाया है। इनसे समझेंगे ये सफर कैसे शुरू हुआ और समाज का कैसे भला होगा, क्योंकि विधायक तो ये बन गए हैं, समाज की जिम्मेदारी है, शोषित वंचित की जिम्मेदारी है, उसका भला कैसे होगा। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। नेशनल दस्तक पर स्वागत है। और विधायक बनने का सफर कैसे शुरू हुआ और अभी क्या तैयारी? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो शुरुआत किया वह सही एक झकझोर देने वाला आपने प्रश्न किया। रामवृक्ष सदा ही नहीं, रामवृक्ष सदा जैसे जैसे बहुत गरीब दलित लोग 90 से पहले राजनीतिक करने के लिए सोचते थे, कुर्सी पर बैठने के लिए सोचते थे, कुआं पर चापाकल पर जाने के लिए सोचते थे, बस में चढ़ जाते थे, लेकिन सीट पर बैठने के लिए सोचते थे। चाहे पैसा हो, टिकट लेकर भी नहीं बैठ सकते। टिकट लेकर भी हम लोग जब पटना, हम लोगों का बाप और दादा जब आया करते थे तो बेगूसराय में लोग उठा के दूसरे लोग बैठ जाया करते थे। तो जब 90 का दौर आया, 90 के दौर में जब बाबू लालू प्रसाद यादव का आगाज आया, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, शोषित पीड़ित लोगों में एक जबरदस्त जान आया, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे। इस देश में संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान का वह पन्ना संविधान में ही लोगों ने सिमटा के रख दिया जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सभी को समता का अधिकार दिया। लेकिन जब 90 का दशक आया, बाबू लालू प्रसाद यादव का दौर आया, तो उन्होंने जो समाज में कुरीति देखी, उन्होंने जो झेला, उन्होंने जो प्रताड़ना देखा, वह चीज उनको याद था। और उन्होंने सबसे पहले जब वह मुख्यमंत्री बने तो कभी चल जाते थे मुसहर के बस्ती, कभी चल जाते थे डोम के बस्ती, कभी चल जाते थे मेस्तर के बस्ती, कभी चल जाते थे पासवान के बस्ती, और मुसहर को, बच्चा को अपने हाथों से बाल छांटते थे और कहते थे जीना है तो पढ़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, या नहीं तो मरना सीखो, या नहीं तो मरना सीखो। और जब हम लोगों की माँ बहन कहती थी
लालू बाबू हम लोगों का घर नहीं है, तो हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी बोलते थे कि अपने बच्चों को शिक्षित करो, सड़क और घर तुम्हारे दरवाजा तक खुद पहुंच जाएगा। तो ये जब मुख्यमंत्री बने, जब गरीब गरीब बस्ती जाने लगे, लोगों को प्रेरित करने लगे, पढ़ो लिखो, अपने अधिकार को सुनो, देखो, गरीब जो लोग था उनको बीडीओ के सामने, एसडीओ के सामने, डीएम के सामने, थाना पर जब कुर्सी का आदेश हुआ कि यह लोग को भी कुर्सी मिलना चाहिए, तो धीरे धीरे लोगों में एक जुनून पैदा हुआ और लोगों ने को लगा कि नहीं, हमारा यह अधिकार था और इस अधिकार के लिए हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद जी लड़े हैं और इसको लागू होना चाहिए। लोगों में धीरे धीरे हिम्मत हुआ। उसी हिम्मत का उपज रामवृक्ष सदा एक गरीब का बेटा था, मुसहर का बेटा, मजदूरी करता था हमारे पिताजी, और मैट्रिक पास करने के बाद हम फिर इनका भाषण था लालू बाबू का, तो हम बड़ी जोर जोर से नारा लगा रहे थे, आगे में ही थे। तो फिर ये कहे कि सिपाही सब रोक रहा था, हमारा पूरा इच्छा था कि हम इनसे मिले। तो जिसके पास जनून होता है उसको कोई रोक पाता है? आदमी के धारा, आदमी के प्रतिभा और नदी को धारा का आज तक कोई नहीं रोका है। तो सिपाही सब रोक रहा था, इनका नजर पर आकर आने दो, तो लालू जी ने कहा। हाँ, साहब बोले आने दो। उससे पहले आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? नहीं, हम लोग को कोई पता नहीं था। उस समय हम मैट्रिक किए थे 92 में, ये 95 का आपका 94 का कहानी है। तो कहा आने दो, तो हम गए, तो कहा क्या नाम है? तो हम बोले रामवृक्ष सदा। तो यहीं कि मिश्री सदा था जी? तो जी सर। तो मिनिस्टर बनता था? तो जी सर। कहिए सर हम गरीब हैं, हमको कोई नौकरी दे दीजिए। कहा नहीं, राजनीति करो। और उसी दिन हमको मंच पर माइक पकड़ाए और हमने जो बोलना था बोले, और उस दिन से आज तक उनके साथ हैं। 2 बार 3 बार लगातार हारे, फिर भी उन्होंने टिकट दिया हमको, और आज हम विधानसभा के सदस्य। अच्छा, 3 बार चुनाव हारे, उसके बाद भी टिकट नहीं काटा लालू जी ने? हर बार लड़ाया आपको? जी नहीं, उसके बाद भी हमको टिकट नहीं काटा। बीच में 15 में कट गया था कुछ परिस्थिति से, फिर भी हमको लोजपा से टिकट मिल रहा था। पारस जी वहां से चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लालू जी के साथ रहे जी। काहे कि नेता हुआ हमको बनाया, हम गरीब थे, आज भी हम गरीब हैं, और जितनों भी हम पूरे परिवार हैं, हम उनको भगवान मानते हैं। रामवृक्ष जी, आप भी जमीन तो होगी नहीं, घर मजरुआ जमीन में पैदा हुए हो? जी, जमीन नहीं था हम लोगों का अभी तक घर का कागज नहीं है। जिस पर घर बना है, चाहे फूसे घर था, उसका कागज नहीं था। आप जिस टोला में पैदा हुए, जिस मोहल्ले में, आपके समाज में अब कितने लोग मैट्रिक पास कर पाए हैं? अब तो मेरा एक बेटा BA कर चुका है, 2 बेटा BA कर लिया है, बेटी BA में है। और समाज के लोग लगभग 7-8 लड़का मैट्रिक करके कोई BA कर रहा है, कोई इंटर कर रहा है, सब पढ़ लिख रहा है। 5 साल आपका विधायक होने वाला है टर्म, समाज के लिए क्या किए वो बताइए, ताकि देश समझे। क्योंकि लोग कहता है कि चलिए आप राजनीति में आए, आरोप लगता है, हम तो लोकतंत्र के पक्षधर हैं, लोग कहता है लोकतंत्र में आए, विधायक बन गए, अपना भला कर लिए, समाज का लोग भूल जाते हैं। ये आरोप दलित पिछड़े नेताओं पर बड़ा जल्दी टीवी वाला, अखबार वाला लगा देता है। नहीं, देखिए आपने क्या क्या किया समाज के लिए इन 5 सालों में, जो भी मौका मिला? सबसे मुख्य चीज है, जब तक कोई भी समाज हो, जब तक वह शिक्षित नहीं होगा, तब तक वह आगे नहीं बढ़ेगा। और आगे बढ़ने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित होगा तो वह संगठित होगा। जब तक वह शिक्षित नहीं होगा, तब तक वह आगे नहीं बढ़ेगा। और आगे बढ़ने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित होगा तो वह संगठित होगा, और संगठित होगा तो वह संघर्ष करेगा, और संघर्ष करेगा तब वह आगे बढ़ेगा। तो हमारा समाज में, पूरे बिहार में अगर सबसे कम शिक्षा है तो वह हमारे समाज में है, सबसे कम समझदारी है तो वह हमारे समाज में है। लेकिन अब लोग धीरे धीरे जो बच्चा वगैरह, आपने क्या क्या 5 साल में क्या क्या विधानसभा में सवाल उठाया और किस तरह से लोगों को मदद करने की कोशिश
कोशिश की? हम आपकी सरकार नहीं है, उसके बाद भी एक विधायक के तौर पर सबसे पहले हम लोगों के जो समाज के लोग थे उनको दमन करता था दूसरे कास्ट के लोग, अपराधी टाइप के लोग, हम फरकिया दिरा के लोग हैं, उनको बड़ी दमन होता था। हमने उनका लड़ाई लड़ा और आज वह अस्थिर से है, जहां है वह अस्थिर से है, शांति से है। शांति से है। गेहूं और मक्के पाकता था फरकिया में, मुसहर भागता था, उसका फसल लूट लेता था, चरा लेता था, ठिका बटैया करता था उसका। मजदूरी खत्म हुई है, जो बंधुआ मजदूरी थी, जो एकदम आपको 500 रुपया दे दी और पूरा परिवार हमारे खेत में आपको काम करना है, ये कुछ ये हाँ, वो तो हम लोगों की तरफ खत्म हो गया बंधुआ मजदूरी। लोगों के कह रहे हैं कि लालू यादव ने जो इंदिरा आवास दिया, उसके बाद बीच में कम से कम माझी समाज का जो महादलित, जिनको नीतीश जी ने कहा, बात हुई थी 3 डिसमिल जमीन देने की, ये तो बात हुई थी ना, 3 डिसमिल जमीन देंगे कम से कम। जो शेड्यूल कास्ट में जो उन्होंने सब कैटेगराइज किया, खासकर जो माझी समाज के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट में, तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, ऑफेंस है ये, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जिनको देश भर में वाल्मीकि कहा जाता है, यहाँ हमारे यहाँ डोम समाज के लोग कहते हैं, क्या इन लोग को जमीन मिली? नहीं, देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग दलित थे तो उस समय उस बैठक में हम पार्टी में अपना आरजेडी में रहते हुए हम साहब से पूछे थे, तो बोला था अगर तुमको बुलाया गया है तुम जाओ। तो उस बैठक में हम भी थे। पहले यह बात हुई थी कि मात्र 3 जात को ही महादलित में रखना है, मुसहर, मेस्तर और डोम। तो उनको 3 डिसमिल जमीन देनी थी ना। हाँ, 3 डिसमिल। तो कितना इम्प्लीमेंट हुआ, कितने लोग? तो उसमें जब ये सारे जाति का रख लिया तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि 3 डिसमिल जमीन देना है, तो उसमें तो नहीं के बराबर हुआ, और कहीं हुआ भी तो अभी बैसाख महीना है, अभी जाइएगा तो वहां आपको पानी मिलेगा। देखिए, ये जो बीकर सेक्शन के लोग हैं वो सिर्फ राजनीति नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोल पाते हैं। सोचिए, ये विपक्ष के विधायक है, चाहते तो एक ठर्रे में झूठ बोल देते हैं कि नहीं कुछ किया, नहीं देने की कोशिश की। ये मौलिक अंतर है जो बीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके मतलब मैं क्या कहूँ, उनके खून में सादगी है, सिंपलिसिटी है, इतनी तकलीफें हैं उनकी ज़िंदगी में, इतनी समस्याएं हैं उनकी ज़िंदगी में कि बात करने में भी लोग इमोशनल हो जाता है। मतलब आप सोचिए, मतलब तो आपके मोहल्ले में 1 दर्जन बच्चे अब मैट्रिक पास कर गए हैं। जी जी, 1 दर्जन बच्चे मैट्रिक पास कर गए हैं हम लोगों के गांव में। अच्छा, एक सवाल है, एकदम संभव है, अब तो राष्ट्रपति हैं आदिवासी समाज के, मान लीजिए कल आपको मंत्री बनने का मौका मिले, तो आप क्या ऐसा करेंगे जिससे समाज की दशा और दिशा बदले? सबसे पहले हम अपने समाज के शिक्षा से जोड़ेंगे। जब तक वह पूर्ण शिक्षित नहीं होगा तब तक उनका स्थिति नहीं बदलेगा, चाहे उसके लिए हमको जो प्रयास करना पड़े, चाहे हम किसी भी विभाग के मंत्री बने, कहीं से कोई संस्थों अगर उसको शिक्षित करना होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों के समाज के लोग शिक्षित हो। अभी हमारा एक संघ, जिस संघ के तले हमने ये आपका रैली किया था कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और उसमें आप भी थे, तो उसमें हम लोग निर्णय लिए हैं कि जो हमारे समाज के बच्चे हैं जो मैट्रिक कर गए हैं, इंटर कर गए हैं, वह कोई काम नहीं कर रहे हैं, नौकरी नहीं हो रहा है, तो वह उसी गाँव में बच्चे को 2 घंटा 3 घंटा अपना पढ़ाएंगे, और उनका जो गार्जियन है, पर गार्जियन से हम लोग उनको पढ़ने लिखने के लिए 100-200 रुपया, और हम लोग भी मदद करेंगे, उनको देंगे, ऐसा व्यवस्था हम लोग सोच रहे हैं। उनका खाना पीना, और जो बच्चा मैट्रिक इंटर कर गया उसका पढ़ाई का व्यवस्था, और साथ ही साथ वही बच्चा, उस गाँव में जो बच्चा है उसको शिक्षित करना है, यह व्यवस्था में लगे। और क्या करना चाहिए? और करना चाहिए कम से कम, अगर सरकार यहाँ तो जब तक कोई फैक्ट्री उद्योग धंधा नहीं लग जाता है तो हम लोगों को जो भी लोग हैं सब खेतिहर मजदूर हैं। शायद 100 में कहीं एगो को 1000 में एगो को नौकरी है, नहीं तो नहीं एक बराबर है। तो यहाँ अगर उद्योग धंधा लग जाता है तो उससे बेहतर होगा कि लोग के कम से कम पलायन। सरकारी नौकरी बहुत जरूरी थी, सरकारी नौकरी लगने से जिंदगी ज्यादा बदलती। तो सरकारी नौकरी जरूरी थी, लेकिन हम लोगों को समाज पढ़ेंगे तब तो सरकारी नौकरी होगी। और अभी जो पढ़े भी हैं तो हम लोग आगे कहाँ बढ़े हैं। हम लोगों को सरकारी नौकरी में क्या मिलता है, उसमें हम लोग 23 जात दलित वर्ग में अपनी कितनी, अगर खाली सिर्फ दलित समाज का तो ओवरऑल मैं जानता हूँ, उसमें माझी समाज की और जो तीनों जो आपने नाम लिया, उन लोगों की आबादी कितनी होगी बिहार में? हम लोग बिहार में जो है से 2% भुइयां है, और 3-4% मुसहर है, 6% तो हम लोग हैं।
जबकि भुइयां को अलग कर लेकिन दिया। जमीन कहीं नहीं है, बहुत बहुत एकाध लोगों के पास जमीन है। नहीं, जमीन तो नहीं है कि बराबर है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो प्रयास किए या नहीं किए, कुछ लोग को मिला, उसमें भी चोर में मिला जहां रहने लायक कब्जा नहीं होने दिया लोग। और कब्जा भी नहीं होने दिया। उसके बाद मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो इत बड़ी कुदक के बोले कि हम 55 डिसमिल देंगे। अभी भी आपको मुसहराहार पर, नहर पर, पोखर पर, नदी किनारे, रेलवे किनारे, उसके बाद सड़क के बगल में, हॉस्पिटल के बगल में कहीं वो मिल जाएगा। विधानसभा पहुंच गए, वहां भी कई बार लगता है कि यहाँ अभी जाति अभी पीछा कर रही है। विधायक हैं आप, यह चीज मिटने वाला है। अभी देखिए, अब हम लोग तो विधानसभा में रहते हैं, नहीं बोलना चाहिए। अगर यह वैसा वहां हो नहीं रहा है तो फिर प्रमोशन किस लिए रोका हुआ है? अनुसूचित जाति का प्रमोशन क्यों रुका हुआ है? और लोग का हो गया है, इनका क्यों रुका हुआ है? वहां भी वह होता है। जब सबका सम्मान वहां अधिकार है, फिर अनुसूचित जाति का अभी तक प्रमोशन सरकार क्यों नहीं दी? देना चाहिए। अभी तक प्रमोशन सबका रुका हुआ है। कैसे कैसे मतलब आपने एक बताया, आप लालू जी की रैली में आए, जब आप मैट्रिक पास किए तब जेहन में क्या था? क्या माता पिता कैसे पढ़ाए? मतलब वो माता पिता जी से बात, अब हैं वो माता पिता जी आपके? पिताजी हैं। पिता तो वो क्या कहते, कैसे कैसे स्कूल कैसे पहुंच गए? वो बस गिरते पड़ते? हाँ, हमारी माँ थी वो बहुत शुरू से ही, इसका भी बहुत लंबा कहानी है। उस समय हम लोगों के सब लोग दिल्ली पंजाब में रहते थे। माता पिताजी नाम उम लिखना जानते थे कि हमारे जैसे हालत थी? नहीं, पिताजी नाम लिखना जानते थे, माताजी पिताजी जानते थे जी। तो हमारे पिताजी चिट्ठी भेजे थे कलकत्ता से। अच्छा। तो उनको पढ़ाने के लिए हमारी माँ गई थी, वो टीचर थे वहाँ हम लोगों के घर से 2-3 किलोमीटर हट के सहसी में। तो पढ़ाने के लिए गई थी। वो आदमी उस समय 1 रुपया काफी था, वो आदमी 1 रुपया मांग दिया कि तब चिट्ठी पढ़ेंगे। तब माँ ने आपको स्कूल भेजा? उसके बाद वहां से हम रास्ते में कहते आए। आप भी थे माँ के साथ? हाँ, माँ के साथे थे। तो उनको हम कहते आए का तो हम पढ़बो न तब तोरा रुपया नहीं लगतो, हमारा स्कूल में नाम लिखा। फिर क्या हुआ? उसके बाद नाम लिखा दी हमको फिर स्कूल में। पिताजी गए, फिर आए वहां से बाहर से, फिर नाम लिखाए। बरवा पर बगल में प्राथमिक विद्यालय है, वहां नाम लिखाए। नाम लिखाने के बाद फिर हम पढ़ने लगे, अकेले जाने आने लगे। फिर 2-4-10 दिन के बाद, 1 महीना के बाद देखा तो दूसरों 2-4 गो साथ हो गया हमारे कास्ट के लोग। लेकिन वो लोग बस दूसरे तीसरा तक पढ़ के छोड़ दिया। हम मैट्रिक कर गए। मास्टर का रवैया कैसा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक हमारे पूज्य गुरुदेव, आज भी उनको हम प्रणाम नमन करते हैं, आनंदी प्रसाद यादव जी, आनंदी बाबू थे और बेटे जैसे मानते थे। और एक नारायण प्रसाद वर्मा कुशवाहा जाति से थे, वह भी बेटे जैसे मानते थे। हमको वहीं स्कूल में रखते थे और नारायण बाबू वहीं स्कूल में रहते थे, वहीं से वो हमको शिक्षा दीक्षा दी। तो ये स्कूल की शुरुआत वैसे हो गई। राजनीति में भी एक्सीडेंटल आना हुआ, पता नहीं था कि क्या करना है। क्या पता, हम तो मजदूर के बेटा थे, हम तो मजदूरी करते थे, पिताजी मजदूरी करते थे। हम लोग जानते थे कि राजनीतिक क्या होता है। न माँ राजनीतिक में, न बाप राजनीतिक में, न कोई पूरे परिवार राजनीतिक में। हमको लालू जी नहीं होते तो फिर मौका नहीं मिला? नहीं, लिए नहीं होते, हमारे भगवान नहीं होते, फिर हम लोगों के कई बार चुनाव हारे? हम 4-3 बार चुनाव हारे। फिर भी लालू जी ने टिकट देना जारी रखा? जी, फिर भी टिकट देना जारी रखा। आगे क्या था कि अब तो विधायक 5 साल रह लिए, आगे जो हमारे पार्टी का आदेश होगा वह क्या, हमको क्या तय करना है, पार्टी ने तय करेंगे। तो इतनी समझदारी, इतना बढ़िया बचपन से बोलते थे। बस आप लोगों जैसे लोग का सब दिन संगत में रहे तो संगत से हो गया। हमें अभी जाते हैं गांव समाज में अपने लोगों के बीच, तो उनकी तो बहुत उम्मीदें होंगी आपसे? जी, उम्मीद भी है और उस उम्मीद पर हम लगभग कोशिश करते हैं, खरा भी उतरते हैं। किसी की बेटी की शादी है तो उसको मदद करते हैं। गांव में कोई मर जाता है, उसका कफन और लकड़ी हम देते हैं। और जो भोज भात जो होता है करते हैं। अपने समाज का कोई गिरा पड़ा हुआ लोग आता है, हमको ये मदद चाहिए, करते हैं। कई लोगों की इलाज फिलाज भी कराए हैं। अपना भी पैसा लगाते हैं समाज के लिए, वेतन का पैसा। अब क्या लगता है? अब मैं वही पूछ रहा था, आपने कहा कि शिक्षा पर जोर देना चाहिए समाज को, वही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज जो भी दलित में शिक्षित हो गया वह आगे बढ़ गया है, यहीं का यहीं है। चाहे आप पासवान में ले लीजिए, राम में ले लीजिए, पासी में ले लीजिए और जात में ले लीजिए, दलित में वह सब आगे निकल गया।
और हम लोग वहीं का वहीं हैं। उसका मात्र एक कारण है कि हम लोग शिक्षित नहीं। अब जो बच्चे शिक्षित हो गए उनको क्या करने की सलाह देंगे? नहीं, जो बच्चे शिक्षित हो गए हैं तो हम तो उनको कहेंगे कि तुम और आगे पढ़ो। हम लोगों का 2-3 रीजन है। जब आप बात करते हैं तो हम खुल के बात करते हैं। हम तो किसी तरह मैट्रिक कर लिए, अगर आगे हमको पढ़ने का क्षमता रहता तो हम भी कोई पदाधिकारी बनते। तो हमरा तो माँ मर गई थी, जिसके चलते हम लोगों का पढ़ाई रुक गया। जो हम लोगों का बच्चा है उसके पास न खेत है, न रोजी है, न रोजगार है, गरीब है, वह मैट्रिक करता है, इंटर करता है, उसके बाद उसका मजबूरी हो जाता है दिल्ली पंजाब जाना, वहां से आता है शादी कर लेता है, पढ़ाई लिखाई छूट जाता है। अब सरकार जो कह रही है, अब हम एक बात आपसे, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपसे हम पूछना चाहते हैं। सरकार, हम बड़े पत्रकार नहीं, आप जैसे पत्रकार। सरकार जो बोल रही है बाल विवाह, बाल विवाह सबसे ज्यादा किस में होता है? दलित वर्ग में होता है। तो सरकार कह रही है कि दलित के समझदारी नहीं है इसीलिए ज्यादा बाल विवाह होता है, आदिवासी में होता है, हम लोगों के समाज में होता है, डोम समाज में होता है। क्यों होता है? इसके पीछे सरकार कभी कारण खोजा है? सिर्फ तो सीधा कह दिया कि इसके पास समझदारी नहीं है, शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन और चीज कभी सोचा है? हम लोगों का एक घर होता है और उसी घर में पति पत्नी भी सोते हैं, बाल बच्चा, तो उसी घर में बाल बच्चा भी रहता है, उसी घर में बेटी दामाद आ जाता है, वो भी रहती है, और उसी घर में माँ बाप भी रहता है। तो बच्चे में ने शादी करके उसको हटा देगा तो क्या करेगा लोग? एक ही रूम में गुजारा, एक ही रूम में गुजारा करना। कभी झोपड़ी है, रूम कहाँ है? झोपड़ी में। इसके बारे में कभी सरकार संज्ञान लिया है? और एक से एक संस्था चला है बाल विवाह मुक्त कराने के लिए, जड़ पकड़बेन करता है, छिप्पी में जाके लटकता है। आपको तो मंत्री बनाना चाहिए इस सरकार को। अब वो सरकार आएगी, हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव जी तय करेंगे। हमारा नेता का जो आदेश होगा, हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं और सब दिन सिपाही बन के रहेंगे। हमारा नेता का जो तय होगा वह होगा। क्या पूछूं मैं आपसे, मतलब लोकतंत्र जरूरी है, नहीं तो आप जैसे लोग नहीं आ पाते। हमारे भलाई का रास्ता लोकतंत्र और संविधान ही है। लोकतंत्र जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ और चीज जरूरी है। अब हम आपसे खुल के बात करते हैं, दलित समाज के हम बात करते हैं। हमारा दलित समाज के लोग सब बोलता है जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले जितना प्रणाम होता था अब नहीं होता है। जय भीम होता है, नमो बुद्धाय होता है। 5 साल तक जय भीम बोलता है, अंतिम दिन बीजेपी को वोट दे देता है, तू कौन जय भीम हुआ? पासवान भाई दे देता है चिराग जी के वोट, वो कहाँ वोट जाता है? तो बीजेपी को थोड़ी था, चिराग पासवान को। तो वो वोट जाता कहाँ है? तो पार्टनरशिप है ना बीजेपी। आखिर नुकसान किसका हो रहा है? आरक्षण किसका खत्म हो रहा है? उस आरक्षण में पासवान भाई का भागीदारी नहीं है। आज सब कुछ निजीकरण कर दिया, दिमाग से आरक्षण खत्म कर दिया। न सरकारी नौकरी रहेगा न आरक्षण लोग को मिलेगा, सब कुछ निजीकरण कर दो, आरक्षण खत्म कर दो। तो आरक्षण जब खत्म हुआ तो उसमें पासवान भाई का भी तो भागीदारी था, उसका भी तो खत्म हुआ। तो ये बात आप लोग विधानसभा में काहे नहीं उठाते हैं? हम लोग तो ये बात बोलते हैं, दलित समाज के बीच में बोलते हैं, भैया या तो जय भीम करना छोड़ दो या तो बीजेपी को वोट देना छोड़ दो। दो काम में एक काम करो, हंसो तो गाल मत फुला, गाल फुला तो हंसो मत। तो सोचिए, लोकतंत्र, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी, लोकतंत्र की चक्की महीन पीसती है। सोचिए, लोकतंत्र नहीं होता तो सिस्टम का हिस्सा ऐसे लोग नहीं बनते। मैं इसलिए लोकतंत्र का पक्षधर हूँ। और सबसे बड़ा जो हथियार है वो वोट का अधिकार है। जिस दिन इस देश के शोषित वंचित समाज के लोगों ने वोट का अधिकार को समझ लिया, जो उनके पास सबसे बड़ी संपत्ति है, उस दिन उनकी जिंदगी, दिशा और दशा दोनों बदलेगी। और अम्बरीश सदा जी उसके जीते जागते उदाहरण है। ये वोट की ताकत न होती तो आज ये सोफा सेट पर न बैठे होते। ये लड़ाई मान सम्मान की है, लेकिन सवाल वही है, एक तो जब तक विधानसभा और संसद में 90% लोगों की भागीदारी 90% नहीं होगी, और वो 90% लोग, क्योंकि ताला की हर ताले की चाबी सत्ता है, और सत्ता में बैठे लोग रामवृक्ष सदा जी जैसे नहीं होंगे, जिनके अंदर दर्द भी हो, तकलीफ भी हो, जो समस्या को भी जानते हो। और जब तक वो पॉलिसी नहीं बनाएंगे तब तक इस देश के 90% लोगों के पास एक एक रोटी नहीं पहुंचेगी। जब तक ऐसे लोगों को संसद में, विधानसभा में और देश में बड़े पदों पर
मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक पॉलिसी ही नहीं बनेगी। हम लोग क्या चाहते हैं कि हर आदमी, 100 आदमी है, 100 रोटी है, तो कम से कम एक एक रोटी सबको मिले। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बहुत उम्मीद से हूँ कि लोकतंत्र में वो ताकत है और रामवृक्ष सदा जी ऐसे उदाहरण हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बिहार की धरती सामाजिक न्याय की धरती है, सोशल जस्टिस की धरती है। और हर गली मोहल्ले में इस तरह के बड़े लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने जीवन संघर्ष में सफलता पाई है, और वो लोकतंत्र की वजह से आज समाज को बदलाव की प्रक्रिया से गुजार। लेकिन समाज का भला तब होगा जब मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सिस्टम, स्पोर्ट्स, सिनेमा, सब जगह भागीदारी तय होगी। और ये भागीदारी तभी तय होगी जब रामवृक्ष सदा जैसे लोग संसद, विधानसभा और पॉलिसी मेकिंग, जो कानून बनते हैं समाज की भलाई के लिए, वो बनेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अब मेरे पास सवाल ही नहीं, मैं क्या पूछूं, आप लोग राय जरूर दीजिए इस पूरी बातचीत पर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।